प्रभावकारिता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि 100 लोगों ने अगर वैक्सीन लगवाया, तो उसमें से 67 लोगों को तो बचाव मिलेगा, बाकी 33 लोगों को हो जाएगा फिर भी रोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि आपके भीतर 67% चांस है कि अब आपको ये रोग नहीं होगा। इस प्रकार से इसके इसकी गणना की जाती है। लेकिन आपको ये बात समझना आवश्यक है कि आखिर वैक्सीन से फ़ायदा क्या होता है? देखिए, हम चाहेंगे कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोई संक्रमण ना हो, लेकिन अगर संक्रमण हो भी जाए, तो कोई लक्षण ना हो। अगर लक्षण हो भी, तो हल्के लक्षण हो। ये हम चाहेंगे किसी भी वैक्सीन से। हम चाहेंगे कि गंभीर लक्षण नहीं बने, अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को कम किया जाए और किसी की मृत्यु ना हो। हम तो यही चाहेंगे किसी भी वैक्सीन से। तो अगर हम इसके आधार पे किसी भी वैक्सीन को हम लोग देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो वैक्सीन का उपयोग किया गया, उन सब की प्रभावकारिता लगभग-लगभग 100% रही है। लगभग-लगभग 100% रही है, क्योंकि जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया, वे सब के सब इस रोग से आगे बच पाए। लगभग-लगभग। हाँ, कुछ ऐसे हमें उदाहरण देखने को मिले, जहाँ पर वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद भी लोगों को अस्पताल जाना पड़ा और गंभीर लक्षण रहे। लेकिन वैसी जो संख्या थी, वो बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। तो इसीलिए ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि कोई संक्रमण ना हो। तो प्रभावकारिता की जब हम लोग गणना करते हैं, तो हम लोग केवल गणना इस बात की करते हैं कि कहाँ पर संक्रमण है ही नहीं। वो कौन से स्थान है, वो कौन से ऐसे अ लोग हैं जिनमें संक्रमण हुआ ही नहीं। तो कोई लक्षण ना हो या हल्के लक्षण हो, तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। आखिर कम से कम अस्पताल जाने की संभावना से तो बचाया गया, मृत्यु की संभावना से तो बचाया गया। तो इसी को हम लोग प्रभावकारिता कहते हैं। ठीक है? तो ये बात हो गई वैक्सीन के बारे में। तो ये 2-3 लोग ये 2-3 छोटी-छोटी अवधारणाएँ हैं वैक्सीन से संबंधित, जो आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत छोटा-सा एक भाग हमारा बच जाता है, जो कि है प्रतिरक्षा। अब प्रतिरक्षा के बारे में आपको ये मैं सबसे पहले बता दूँ कि प्रतिरक्षा को आपको बिल्कुल ही आपको ये समसामयिकी के हिसाब से पढ़कर चलना होगा। इसके प्रश्न जब भी पूछे गए हैं, तो हमेशा ऐसा एक बार भी नहीं हुआ होगा कि प्रश्न बिना समसामयिकी के पूछा गया हो प्रतिरक्षा से। तो रक्षा से जब भी पूछा जाता है, डिफेंस जो हमारा चैप्टर है, तो ये जो डिफेंस का हमारा चैप्टर है, याद रखें कि इससे जब भी प्रश्न पूछा गया है, ये सारे प्रश्न हमेशा समसामयिकी से पूछे गए हैं। अब आपको इसको पढ़ने का मैं एक तरीका बता देता हूँ। एक गलती है जो कि कई सारे अभ्यर्थी करते हैं इस अध्याय में, कि आप जितनी प्रकार की मिसाइल है सबके बारे में पढ़ने लग जाते हैं। जितने प्रकार के एयरक्राफ्ट हैं सबके बारे में पढ़ने लग जाते हैं। सब पर हर एक पनडुब्बियों के बारे में पढ़ने लग जाते हैं। सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो करने लग जाएँगे आप, तो आपके पास 500 से ज़्यादा ऐसे उपकरण हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो तो संभव नहीं है, तो वो ना करें। पढ़ना है समसामयिकी के हिसाब से। अब ये समसामयिकी कहाँ से पढ़ेंगे? तो वो मैं आपको बता दूँ कहाँ से पढ़ेंगे। आप डीआरडीओ के वेबसाइट पे चले जाएँ और वहाँ पर डीआरडीओ की न्यूज़लेटर होती है। डीआरडीओ की न्यूज़लेटर होती है, जो कि मासिक होती है। ठीक है? डीआरडीओ की न्यूज़लेटर है जो कि मासिक है और दोनों ही भाषाओं में, हिंदी में भी है और अंग्रेज़ी में भी है। हिंदी में भी है और अंग्रेज़ी में भी है, मासिक है। उसके पीडीएफ पे आप जा सकते हैं, उसका पीडीएफ फ्री में वहाँ पर उपलब्ध है और उसके कुछ ही पन्ने होंगे, लगभग 20 से 28 पन्नों का की ये मैगज़ीन होती है। आपके लिए केवल 2 या 3 पन्ने होंगे मासिक, केवल 2 या 3 पन्ने बस। वो 2 या 3 पन्नों में जितने भी नए जो भी नया हुआ है भारत में, जो भी नए विकास हुए हैं, जो भी नया परीक्षण हुआ है, कोई नई मिसाइल जो न्यूज़ में रही हो, कोई नया विमान जो न्यूज़ में रहा हो, जो भी है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कोई समाचार पत्र पे जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई मैगज़ीन बाकी इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीने में 1 बार आपको 15 मिनट के लिए ये कार्य करना होगा। 1 महीने में 1 बार 15 मिनट के लिए ये कार्य कर लेंगे,
तो ये जो चैप्टर है आपका, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको अलग से और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो ये बस आप कीजिए, और ये भी आपको 9 से 10 महीने के लिए अगर आप कर लिया आपने तो ये काफ़ी है। जैसे मान लीजिए कि अगले साल जो आपकी परीक्षा यदि है, तो इस साल के अगस्त से शुरू कर लीजिए। इस साल के बहुत हुआ तो जुलाई से शुरू कर लीजिए, और वहाँ से लेकर अगले साल के अप्रैल तक जो भी छपे इस मैगज़ीन में, उसके 2-3 पन्ने केवल हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। बाकी पन्नों में डीआरडीओ में कहाँ पर क्या हुआ, कौन-सा सम्मेलन हुआ, उनके क्या-क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, बस इसी के बारे में जानकारी रहती है, तो वो तो हमें नहीं जानना है। हमें क्या जानना है कि नया भारत में क्या हुआ, या रक्षा में भारत में नया क्या हुआ, तो वो आपको डीआरडीओ की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप जाकर के गूगल पे बस डीआरडीओ लिखेंगे तो डीआरडीओ की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। आप उस पे जाइए, उसमें आपको जहाँ पर ये मंथली न्यूज़लेटर दिखे, उस मंथली न्यूज़लेटर पे जाइए, और इसके हिंदी वाले संस्करण को आप डाउनलोड कर लीजिए। 2-3 पन्ने हैं, बहुत हुआ तो 4 पन्ने हैं, जो आपको मासिक पढ़ना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का समय लगेगा। तो वो ये कार्य अगर आप कर लेंगे आधे घंटे के लिए हर महीने, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर के लिए अलग से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसके बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन याद रखें कि यहाँ से प्रश्न कम आएँगे, प्रश्न वहाँ से ज़्यादा आएँगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यतः हमें मिसाइल के बारे में जानना है, इसके अलावा कुछ-कुछ ऐसी अवधारणाएँ जिनके बारे में हमें जानना है। तो जब हम मिसाइल की बात करते हैं, प्रक्षेपास्त्र की बात जब हम करते हैं, तो वो क्या है? जिस प्रकार से हमने बात की थी प्रक्षेपक की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक प्रक्षेपक होगा। तो ये भाग है आपका प्रक्षेपक वाला भाग, और ये भाग है जहाँ पर आपकी मिसाइल रखी हुई है। तो ये मिसाइल वाला भाग हो गया, और नीचे ये आप कह सकते हैं कि ये प्रक्षेपक हो गया। तो जिस प्रकार से हमने देखा था हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कैसे उपयोग करते हैं प्रक्षेपक का, उसी प्रकार से यहाँ भी करते हैं, मिसाइल बनाने में भी। अब ये जो मिसाइल होती है, विभिन्न प्रकार की मिसाइल होती हैं। देखिए, मिसाइल का अर्थ हमेशा हमला करना नहीं होता। कई बार जो मिसाइलें होती हैं, वो रक्षा के लिए होती हैं। कई बार जो मिसाइलें होती हैं, वो आपको किसी हमले से बचाने के लिए भी कई सारी मिसाइलें होती हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मिसाइलें दोनों प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है? मिसाइलें आक्रामक भी हो सकती हैं और मिसाइलें रक्षात्मक भी हो सकती हैं। आक्रामक भी हो सकती हैं और रक्षात्मक भी हो सकती हैं, ठीक है? तो दोनों ही तरीकों से मिसाइल का उपयोग किया जा सकता है। तो किसी हमले के विरुद्ध भी और हमला करने के लिए भी दोनों प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मिसाइलों को हम 4 मुख्य प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, तो उस वर्गीकरण को समझिए, और कोई भी मिसाइल, जिस भी मिसाइल के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उस मिसाइल के इस वर्गीकरण को जानें। जैसे मान लीजिए कि अगर अग्नि मिसाइल समाचार में आती है, तो अग्नि मिसाइल के बारे में ये जो 4 प्रकार के वर्गीकरण को हम पढ़ रहे हैं, आप उसको वहाँ पर समझना आपको आवश्यक है कि वो किस वर्गीकरण में बैठता है। और वो आपको समाचारों में ही लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसके लिए अलग से आपको कोई अलग से काम नहीं करना पड़ेगा, अलग से उसका अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। तो पहले मारक क्षमता के आधार पर कि मारक क्षमता कितनी है, तो कम दूरी की मिसाइलें हैं, कि मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं, कि लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, कि अंतर्द्वीपीय मिसाइलें हैं। तो जितनी ज़्यादा मारक क्षमता होगी, जितनी अधिक दूरी तक वो मार करने की क्षमता रखेंगे, उसी प्रकार से इसको वर्गीकरण किया जाता है। तो कुछ मिसाइलें हैं जो कि बस केवल 50 किलोमीटर जा सकती हैं, तो उनको कम दूरी की मिसाइलें कहा जाएगा। कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जैसे पिछले साल अग्नि 5 अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो अग्नि 5 मिसाइल जो है वो लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। तो उसको आप अंतर्द्वीपीय मिसाइल कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो ये वर्गीकरण का पहला तरीका हो गया कि ये इसकी मारक क्षमता के आधार पर हमें इसके वर्गीकरण देखने को मिलता है। तो कम सामान्यतः हम कहते हैं ये 100 किलोमीटर तक अगर हो, तो इसको हम लोग कम दूरी कहेंगे। ये फिर मान लीजिए अगर 100 से 1000 के बीच में लगभग जो हो, उसको सामान्यतः हम मध्यम दूरी कहेंगे। फिर 1000 से लेकर के 2000 या बहुत हुआ तो 2500 तक अगर हो, तो उसको हम लोग लंबी दूरी कहेंगे।
और अगर 2000 किलोमीटर से अधिक है तो उसको हम लोग अंतर्द्वीपीय कह सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल सटीक नहीं है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि 150-200 भी है तो उसको कम दूरी की मिसाइल कहा जा रहा है। कई बार देखा जाएगा कि 4000 किलोमीटर भी है तब भी उसको लंबी दूरी की मिसाइल ही कहा जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा अंतर ज़रूर आ जाता है, लेकिन आपको ये जानना है कि ये कैसे-कैसे इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के आधार पर। तो जैसे कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर जाकर के गिरा। तो जैसे सतह से शुरू हो और सतह पर जाकर के बम गिराए। तो वैसे में इसको सतह से सतह की मिसाइल कहा जाएगा। फिर सतह से अगर वायु पर मार कर रही हो तो सतह से वायु, फिर उसी प्रकार से वायु से वायु या फिर वायु से सतह, हर प्रकार का वर्गीकरण संभव है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद है पथ या वक्र के प्रक्षेपत वक्र के आधार पर। तो उसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हमें देखने को मिलती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या है और क्रूज मिसाइल क्या है, इसको हम समझते हैं। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो वैसी मिसाइल है जो कि एक स्थान से शुरू हो और बिल्कुल दूसरे स्थान पर चली जाए और एक पूर्व निर्धारित पथ हो और इस पूर्व निर्धारित पथ के हिसाब से वो जहां भी इसको जाना है वो वहां पर उसके हिसाब से चला जाए। तो उस प्रकार के अगर पथ को हम लोग देखते हैं, जो परवलयिक पथ जिसको कहा जाता है, पैराबोलिक पथ जिसको कहा जाता है, उसके हिसाब से यदि चले तो उसको हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में गेंद है, तो अगर आप गेंद को फेंकेंगे तो गेंद जिस प्रकार से जाएगा, गेंद के का जो पथ होगा, जो परवलयिक पथ हम कहते हैं, पैराबोलिक पाथ जिसको कहते हैं, उसको उसी हिसाब से बैलिस्टिक मिसाइल भी काम करती है। ठीक है? तो बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल उसी प्रकार का एक पथ बनाती है। क्रूज मिसाइल एक विमान की तरह है। जैसे विमान का जो पथ है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं कि विमान कैसे जाए, कहाँ जाए, कब दाएँ मुड़े, कब बाएँ मुड़े, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं विमान के साथ। तो वही सारी चीज़ें क्रूज़ मिसाइल के साथ भी एक हद तक करना संभव होता है हमारे लिए। तो इसीलिए उसको क्रूज़ मिसाइल को हम अ, तो पथ के आधार पर हमें ये अंतर देखने को मिलता है। तो एक हो गई बैलिस्टिक मिसाइल, एक हो गई बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी हो गई क्रूज़ मिसाइल। है ना? बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है जिसका जिसका पूर्व निर्धारित परवलयिक पथ हो उसको हम लोग बैलिस्टिक कहेंगे और क्रूज में हम लोग क्या देखेंगे, जिसका पथ एक विमान से समतुल्य हो उसको हम लोग क्रूज मिसाइल कह सकते हैं। तो ये पहला अंतर हो गया इन दोनों के बीच। अब इसी के आधार पर हमें और कुछ-कुछ अंतर दोनों के बीच में देखने को मिलते हैं। तो जैसे बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि इनकी मारक क्षमता अधिक होती है। अब अधिक मारक क्षमता के पीछे भी कारण है। अधिक मारक क्षमता क्यों है? क्योंकि एक पूर्व निर्धारित पथ है, तो आपको बार-बार इसे नियंत्रित नहीं करना पड़ता, तो लंबी दूरी तक आप भेज सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्रूज़ मिसाइल में हर समय पथ को नियंत्रित रखना पड़ता है, तो बहुत लंबी दूरी तक ये मार नहीं कर सकती। तो इसीलिए इसमें ये देखा गया है कि इनकी मारक क्षमता कम होगी। ठीक है? तो इसकी मारक क्षमता कम होगी। अब इसके अलावा एक और जो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये इनमें कह लीजिए कि हमला करने की जो क्षमता है या बम गिराने की जो क्षमता है ये अधिक होती है। ठीक है? तो ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से कि ये ज़्यादा विध्वंसकारी हो सकते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। तो इसीलिए ये
थोड़ा इस हिसाब से समझ लीजिए कि इसको ज़्यादा इसके साथ हम भेज सकते हैं। ये तो अ, और क्रूज़ मिसाइल जो है, क्रूज़ मिसाइल में कम होती है, इस प्रकार की क्षमता हम देखते हैं कि इसमें कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिख सकते हैं आप कि ये अधिक मैं लिख देता हूँ। अधिक और इनमें ये कम होगा। ठीक है? एक और अंतर जो हमें देखने को मिलेगा और वो है सटीकता पर। अब क्योंकि क्रूज़ मिसाइल का पथ जो है उसे हम लोग नियंत्रित रख सकते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा सटीक होते हैं। ये ज़्यादा सटीक होते हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें? इसमें कम सटीकता देखने को मिलेगी और क्रूज़ मिसाइल में अधिक सटीकता देखने को मिलेगी। तो फ़ायदा कहाँ पर है इस क्रूज़ मिसाइल का? जब हमें ज़्यादा सटीकता के साथ मार करना हो, तब हम क्रूज़ मिसाइल का उपयोग ज़्यादा करेंगे और बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग नहीं करेंगे। तो और एक अंतिम में लिख देता हूँ, ये ज़्यादा तीव्र गति से गमन करते हैं और ये थोड़े कम गति से गमन करते हैं। तो ये सारे आप कह सकते हैं कि ये सारे इनके बीच के अंतर हमें इस प्रकार से नज़र आ सकते हैं। ठीक है? इसके बाद अंतिम जो वर्गीकरण है वो है उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पे या तो सामरिक मिसाइलें होंगी या फिर नीतिगत मिसाइलें होंगी। तो सामरिक मिसाइलें, स्ट्रैटेजिक मिसाइलें उनको कहा जाता है जो सामान्यतः बैलिस्टिक मिसाइल होंगी, अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइलें होंगी, अधिक विध्वंसकारी मिसाइलें होंगी, अ नाभिकीय क्षमता रखने वाली मिसाइलें होंगी। तो ये इस प्रकार की मिसाइलें होंगी जो हमारे लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होता है, यानी जिसका उपयोग हम शायद कभी ना करें, लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोगों को पता ज़रूर होना चाहिए कि ये हमारे पास है, कि देखो तुम मेरे पर हमला करोगे तो मेरे पास क्षमता है कि मैं हमला कर दूँ। तो ये बस बताने के लिए, पड़ोसियों को डराने के लिए ये मिसाइलें रखना आवश्यक होता है। तो सामरिक मिसाइलें जो स्ट्रैटेजिक मिसाइलें हैं, वैसी मिसाइलें हैं जो कि हमें एक प्रकार से रक्षित रख पाती हैं, क्योंकि हम बस ये दिखाने के लिए ज़रूर रखते हैं कि ये सारी मिसाइलें हैं हमारे पास, सारी क्षमताएँ हैं हमारे पास, मारक क्षमता भी है, नाभिकीय क्षमता भी है, विध्वंसकारी भी है और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इनमें कहा जाता है कि इनमें सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी होती है। सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी कहा जाता है, इनमें होती है। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी का अर्थ होता है कि हमला किए जाने के बाद वापस हमला करने की जो क्षमता है, उसको हम लोग सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी। तो सामरिक मिसाइलों से हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी प्राप्त होती है। दूसरी ओर है नीतिगत मिसाइलें। तो नीतिगत मिसाइलें वैसी मिसाइलें हैं जिनका सामान्यतः युद्ध के दौरान जिनका उपयोग किया जाता है। युद्ध के दौरान जिनका उपयोग किया जाता है वो ये मिसाइलें होती हैं। तो सामरिक मिसाइलें क्या होगा, इनकी अधिक मारक क्षमता होगी, फिर अधिक
विध्वंसकारी क्षमता भी इनमें होगी। ये इनके भीतर नाभिकीय क्षमता भी देखने को हमें मिलेगी। तो इस प्रकार की सारी क्षमताएँ हमें इनमें देखने को मिलती हैं और युद्ध के दौरान क्योंकि इनका उपयोग किया जाना है, तो इनमें बेहतर सटीकता हमें देखने को मिलेगी। बेहतर सटीकता देखने को मिलेगी और ये कम दूरी, कम मारक क्षमता की मिसाइलें होंगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में हमें अंतर देखने को मिलता है। तो इसी के आधार पर हम सारे जो हमारी मिसाइलें हैं, इनका वर्गीकरण हम इसी आधार पर करते हैं। इसके बाद है रडार। अब जो रडार की हम बात करें तो रडार का मतलब क्या होता है? रडार का कार्य क्या होता है कि कोई भी अगर विमान या कोई भी मिसाइल हमारे सीमा के आसपास आ जाए, हमारी सीमा के आसपास अगर कोई भी मिसाइल या कोई भी लड़ाकू विमान वगैरह आ जाए, तो उसको डिटेक्ट कर पाने की क्षमता हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो यहाँ अगर आस-पास कुछ आ गया तो उसे तुरंत देख लिया जाएगा और उसके हिसाब से इसे अ, वैसे ही विकसित किया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, क्या होगा कि अगर हमारे वायु सीमा के भीतर अगर कोई भी मिसाइल या कोई भी विमान आ जाए, तो तुरंत हमें उसका पता लग जाएगा। तो उसका पता लगाने की जो क्षमता है, वो रडार के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो रडार से होता क्या है कि रडार से हम तरंगे भेजते हैं। हम तरंगे भेजते हैं और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी विमान वगैरह है, तो उससे टकरा करके ये तरंगे वापस आ जाती हैं। तो इसी के आधार पर हमें पता लग पाता है कि कितनी दूरी पर वो विमान है, क्या गति है विमान की, ये सारी बातें पता लग जाती हैं। तो यहाँ पर हम या तो अवरक्त तरंगे भेजते हैं, माफ़ कीजिए अवरक्त तरंगे नहीं भेजते हैं, माइक्रोवेव भेजते हैं, तो सूक्ष्म तरंगे भेजते हैं। दोनों ही मैं लिख देता हूँ, सूक्ष्म तरंगे भेजते हैं और या फिर रेडियो तरंगे भेजते हैं। तो इनको भेजा जाता है और यही फिर जब परावर्तित होकर के जब वे वापस आती हैं, तो फिर कितना समय लगा इनको जा करके वापस आने में, उसकी गणना करके उसके हिसाब से हम पता लगा लेते हैं कि ये कितनी दूरी पर है, ये कहाँ पर है। तो ये बातें यहाँ से पता लग पाती हैं। और अंत में है एक और प्रौद्योगिकी जिसको हम लोग कहते हैं स्टेल्थ। तो स्टेल्थ का अर्थ क्या होता है? स्टेल्थ का अर्थ ये होता है कि जब आपके पास कोई ऐसे विमान हो, जो रडार जिसका पता ना लगा पाए। तो रडार से बचने की क्षमता जिसमें होती है, उसको हम लोग स्टेल्थ प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे अगर आप ये चित्र देखिए, तो आज जो 5वीं पीढ़ी की जो लड़ाकू विमान आने शुरू हुए हैं, 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू लड़ाकू विमान आने शुरू हुए हैं, इनमें ये स्टेल्थ प्रौद्योगिकी देखी गई है। तो ये जो स्टेल्थ प्रौद्योगिकी है, इससे क्या होगा कि जो सामान्य जो डिज़ाइन है, उसमें क्या होगा कि ये परावर्तन होकर ये वापस आते हुए हम देखते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो सारी किरणें हैं, ये जो सारे तरंगे हैं, ये चारों दिशा में भटक जाएँगी, चारों ओर भटक जाएँगी। तो उसका उसके लिए उपाय किए जाते हैं ताकि रडार इन विमानों का पता नहीं लगा पाए, ठीक है? रडार इन विमानों का पता नहीं लगा पाए, इसकी कोशिश हम पूरी करते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है? आप देखेंगे ये सामान्यतः ये काले रंग के होंगे या गहरे रंग के होंगे। तो ये कोशिश पहली होती है क्योंकि जो गहरा रंग या काला रंग होता है ये तरंगों को अवशोषित करने में की अधिक क्षमता रखता है। या फिर ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाएगा जो अवशोषित कर सके तरंगों को, वैसी सामग्री का उपयोग करेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इनके पास सपाट सतह होते हैं, तो सपाट सतह के माध्यम से भी ऐसा किया जाता है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि काफ़ी यहाँ पर मैंने ये सारी बातें लिख दी हैं कि जैसे जो आकार है, आकार ऐसा दिया जाता है कि वो आसानी से जो भी रडार है वो उसे ना देख पाए और
यहीं पे लिख ही देता हूँ चलिए। ये नुकीले सतह होंगे। तो नुकीले सतह होंगे, सपाट सतह होंगे, सामग्री का ऐसा उपयोग किया जाएगा जो अवशोषित कर सके तरंगों को, और काले गहरे रंग के होंगे ताकि अवशोषित कर सकें तरंगों को। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारे कार्य करके ऐसे विमान बनाए जाते हैं जो कि किसी रडार जो ताकि रडार ऐसे विमानों का पता नहीं लगा पाए। तो इनको हम लोग स्टेल्थ कहते हैं। तो अभी के विमान आने लगे हैं, तो इसीलिए इन सारे छोटे-छोटे अवधारणाओं को आप समझें कि ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है आपका, ये जो अध्याय है, ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसको आप एक आधार के रूप में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएँ?